Hi everyone, this is me RJ Noor, and you are learning, I hope, the basics to advanced languages, and you are getting some good points by me. And today's topic we are going to start that it is pronoun. I think everybody is aware of this particular word. इसके बारे में आप सबको पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके माइंड में जो है वो थोड़ी सी रिफ्रेशिंग मेमोरीज आ जाए कि नाउन प्रोनाउन आखिर होता क्या है। चलें जी, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली इज अ वर्ड, कोई भी वर्ड होता है, ठीक है। क्या करता है वो? विच इज यूज्ड when we repeat any noun, कोई भी नाउन हम जब रिपीट करेंगे इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, सो जब भी हम a word which is used when we repeat any noun in the same context means यहाँ पर मैंने सेम नहीं लिखा तो मैं वही लिख देता हूँ। सेम कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? मतलब अगर हम कोई नाउन मेंशन कर चुके हैं पहली बार, तो अगर उस हवाले से उसी नाउन के बारे में आगे जितनी बार भी हम जिक्र करेंगे तो उसकी जगह पर जो सेम कॉन्टेक्स्ट में उसी पस मंज़र में जो वर्ड होगा और वो होगा हमारा प्रोनाउन। यानी कि अगर हम कहते हैं कि भाई एक नाउन हम लिख चुके हैं तो उसको रिपीट करने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर कोई और वर्ड यूज किया जाए लेकिन होगा वही नाउन का ही कॉन्टेक्स्ट। यानी जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई अब्बास इज अ बॉय, अब्बास जो है वो एक लड़का है। अब मैं अब्बास को ही रिपीट करूंगा तो उसके लिए बार बार अब्बास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहेंगे ही स्टडीज, वो स्टडी करता है इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो ज्यादा मेहनत करता है, मेहनती है। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वो हमेशा टाइम की पाबंदी करता है। तो आपने देखा कि मैंने एक दफ़ा ही नाउन यूज़ किया जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, किसी नाम का, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो कोई और चीज़ हो। लेकिन अगर हम उसी को ही सेम कॉन्टेक्स्ट में रिपीट करेंगे कि उसी के बारे में कोई बात हो रही है तो हम कोई और वर्ड इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली वो रिप्लेसमेंट होता है नाउन का। तो हम अब वन बाय वन जो है वो काइंड्स ऑफ नाउन डिफाइन करेंगे। अब हम वन बाय वन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वो पर्सनल होता है, यानी कि किसी भी शख्स के या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ हम रिप्लेस करें। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक होता है पर्सन स्पीकिंग। अब पर्सन में कोई चीज़ भी आ सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो। उसके बाद आता है पर्सन स्पोकन टू, यानी, और उसके बाद जो है वो पर्सन स्पोकन अबाउट। अब तीन जो है वो कैटेगरीज में हम पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। एक पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा हो, ठीक है, और पर्सन स्पोकन टू, अगर कोई बोल रहा है तो जिससे बात हो रही है, और पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी अगर कोई बोल रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और हम
इंग्लिश के बारे में अगर मैं कहूँ कि भाई उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। एज अ सब्जेक्ट आपको मैंने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं तो आप दोबारा से ये वीडियो मेरी देख सकते हैं। सब्जेक्ट में पर्सन स्पोकन में हम सिंगुलर में आई इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लूरल हो गया तो वी हो जाएगा। पर्सन स्पोकन टू में सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। उसके बाद है अगर कोई लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, कोई और चीज़ होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता तो इट हो जाएगा, और अगर वो सारे प्लूरल फॉर्म में आएंगे तो दे। और हम उसको फिर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट में वो शेप कैसे चेंज करता है। अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो मी हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस, यू का दोनों सूरतों में सेम रहेगा। उसके बाद अगर लड़के का होगा ऑब्जेक्ट तो हिम, शी का होगा तो हर, और इट का होगा तो सेम इट, और प्लूरल फॉर्म में देम। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है, यानी कि जो आम जबान में हम कहते हैं कि जो अभी अभी जो है वो काम करने वाली चीज़ हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम का असर हो। तो इनको हम कुछ सेंटेंसेस में डिफाइन करते हैं कि आपको ताकि आइडिया हो जाए कि एज ए सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई आई को मैं ले लेता हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ से यू लेंगे। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात कर रहे, यू आर स्पीकिंग टू। अब जब आप बात कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट मैंने यू से यहाँ से लिया, और अगर मुझसे बात की गई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा मी। अगर कोई और शख्स, यू आर वर्किंग विथ हिम, आप उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर हम इसको ही उलट कर दें थोड़ा सा, कि अगर आप उसके साथ काम नहीं कर रहे, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट ही इज वर्किंग विथ यू। अगर मैं कहूँ कोई भाई शी वेंट टू मार्केट, किसके साथ गई? विद अस, हमारे साथ। अगर मैं कहूँ कि भाई वो नहीं हमारे साथ गई, हम उसके साथ गए थे, तो हो जाएगा वी वेंट टू मार्केट विथ हर, क्योंकि अब शी जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा। दे कॉल्ड, उन्होंने कॉल की, किसको की? मुझे। चलो, दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। या फिर मैं कहूँ कि भाई नहीं, आई, मैंने उनको बुलाया या कॉल की, आई कॉल्ड, फिर हो जाएगा दे देम। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। जब भी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगा तो इस सीरीज से, अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगा तो इस सीरीज से हम लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल से आपको थोड़े से क्लियरिफाई हो गए होंगे। अगर नहीं तो इसकी वर्कशीट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब पहले तो इस वर्ड को डिफाइन करेंगे कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। पजेसिव बेसिकली एडजेक्टिव है जो कि
पोजीशन से निकला है। पोजीशन मतलब किसी भी शख्स या किसी भी चीज की किसी का कब्जा या मिल्कियत, यानी किसी के पास जो भी चीज होगी तो वो उसके कब्जे में होगी। जैसे ये मैं कहूँ कि भाई ये पेन मेरा है, ठीक है, ये चैनल आपका है, ठीक है, ये चैनल हमारा है, ये उसका घर है, ये उनका घर है, ये इस लड़के का घर है या लड़की का घर, जो भी हो, ये मेरा रूम है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, तो इस हवाले से जिसे वर्ड यूज होते हैं तो वो हम पजेसिव प्रोनाउन में कहते हैं। मतलब ये जो है वो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी पोजीशन को। लेकिन पोजीशन किसकी, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो नाउन के बारे में ही बात करेगा, तो पोजीशन भी हमारी एक्सप्रेसेस पोजीशन ऑफ नाउन, यानी पोजीशन ऑफ किसकी, नाउन की ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एक बात याद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव प्रोनाउन है तो ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आपको आगे आएंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर नाउन की कोई भी नीड नहीं रहती। जैसे मैं कहूँ कि भाई, अगर मैं कहूँ कि भाई अली इस्तेमाल करते हैं तो अली के बाद ही की जरूरत नहीं पड़ती, या ही इस्तेमाल करें या अली इस्तेमाल करें, यानी नाउन करें या प्रोनाउन करें। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं तो फिर आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी हम ये नोट लिख देते हैं कि भाई पॉजिटिव प्रोनाउन जहां पर भी आएंगे वो क्या है, वो आगे मैं आप लिख देता हूं। देयर इज नो नीड ऑफ, देयर इज नो नीड ऑफ नाउन, नाउन की फिर जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमेशा नाउन के बारे में ही बताएगा और उसकी रिप्लेसमेंट करेगा। अब पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? एक तो होते हैं, अगर मेरी कोई चीज़ है तो माइन, अगर हमारी कोई चीज़ है तो आर्स, आपकी एक सिंगल की है तो भी योर्स, अगर प्लूरल्स हैं तो फिर भी योर्स, अगर किसी लड़के की तो हिज, और अगर लड़की की तो है तो हर्स, अगर किसी और चीज़ की है तो इट्स, और प्लूरल फॉर्म में उनकी है तो देयर्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद कोई भी नाउन नहीं दिया जाता। ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि हम जब भी अभी अभी जो सेंटेंस लिखने वाले हैं कुछ इनमें से, तो आप देखेंगे कि नाउन हम पहले मेंशन कर चुके होंगे या फिर जो है वो नाउन आपको रेफरेंस से पहले ही पता होगा, उसके बाद ये यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई दिस पेन इज, अब मैंने पेन का जिक्र किया, ये पेन है, किसका है? मेरा। तो माइन के बाद मैंने कोई भी नाउन नहीं लगाया। दैट शर्ट इज योर्स, ये आपका शर्ट है, किसका भी हो सकता है, ठीक है। तो शर्ट पहले मेंशन हो चुका, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसकी पोजीशन जाहिर हो रही है कि वो आपकी चीज है, तो उसके बाद हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया। जैसे हम कहें कि भाई अली बॉट अ बुक, ओके, अली ने एक बुक खरीदी। अब बुक उसने खरीदी है तो वो किसकी हुई? इट इज हिज, वो उसकी है। उसकी क्या है? क्योंकि हमने बुक को पहले डिफाइन कर दिया, इसलिए हम बाद में जब पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमें पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई माय नेबर्स बॉट अ न्यू हाउस, मेरे नेबर ने एक, जो नेबर्स हैं बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है, माय नेबर्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उन्होंने एक नया घर खरीदा। अब नया घर उन्होंने खरीदा है तो किसका हुआ? उनका, ठीक है, इट इज देयर्स, वो उनका है। उनका के बाद हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया देयर्स के बाद, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि किस चीज की बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है। ये उन्होंने खरीदा था हाउस, तो उनका ही हुआ। अगर मैं कहूँ कि भाई ये मैंने बोर्ड जो है वो अरेंज किया है, आई हैव
या फिर ऐसे कहते हैं कि आई हैव रिटन दिस डेफिनेशन, मैंने ये डेफिनेशन लिखी है जो आप अभी बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने देखी, लिखी तो मैंने है, तो राइटिंग किसकी हुई? द राइटिंग इज, जब मैंने लिखी है तो जाहिर सी बात है राइटिंग भी मेरी ही होगी। तो यहां पर मैंने माइन के बाद कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं कहूं कि भाई किसी लड़की ने कोई चीज ली है, शी अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज किया, ठीक है, अ नाइस रूम, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा सा रूम अरेंज किया। अगर उन्होंने किया है, उस लड़की ने किया है, तो वो रूम किसका हुआ? इट इज हर्स, वो उसका है। कहने की बात यह है कि जब भी हम ये वाले वर्ड्स जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रोनाउन की शक्ल में आएंगे, तो जाहिर सी बात है पहले या तो उन नाउन का रेफरेंस दिया गया होगा, या फिर आपको पता होगा, या फिर हमने पहले किसी सेंटेंस में मेंशन कर दिया होगा, तो उसके बाद हम कभी भी नाउन नहीं लगाएंगे। ये आप वर्कशीट भी करेंगे तो इसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर थर्ड पे जो आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन से ये निकला हुआ है, शोज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स अक्स, यानी किसी भी चीज का उसी उसी अंदाज में उस जैसा ही कोई चीज हो, ठीक है। तो एक्सप्रेसेस किसका रिफ्लेक्शन जाहिर करेगा? जाहिर सी बात है वो भी नाउन का ही होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन हमेशा नाउन के ही बारे में बात करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ नाउन, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ नाउन? कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैंने खुद कोई चीज की हो, मैंने खुद से कोई चीज पढ़ी हो, ये जो खुद वाले लफ्ज होते हैं, भाई उसने अपना नाम खुद लिखा, उसने अपनी ड्रेस खुद खरीदी, उसने अपने कपड़े खुद बनाए, या उन्होंने अपने जो है वो काम खुद किए। तो इस तरह के जो खुद वाले वर्ड्स होते हैं, तो वो उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इनको हम सेल्फ फॉर्म भी कह सकते हैं, जो भी सेल्फ फॉर्म में होंगे। अब यूअर सेल्फ होता है एक सिंगुलर, अगर प्लूरल में आ जाएगा तो वो यूअर सेल्व्स हो जाएगा। अगर लड़के ने कोई चीज की है या काम किया है तो हिमसेल्फ, अगर लड़की ने किया है तो हर सेल्फ, अगर किसी और चीज ने इटसेल्फ, और प्लूरल फॉर्म में उन्होंने कोई काम किया है तो देमसेल्व्स। इनको हम एग्जांपल्स में समझते हैं, आप मेरे ख्याल से फिर आपको समझ में आएगा। आई बॉट दिस पेन, या आई बॉट दिस बोर्ड, जो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, माई सेल्फ, ये मैंने बोर्ड खुद खरीदा है, मतलब किसी ने दिया नहीं, ना कोई मेरे लिए लेके आया था। शी मेक्स द ड्रेसेस, वो कपड़े बनाती है, लेकिन कैसे? दर्जी से नहीं, खुद ही बनाती है, हर सेल्फ, वो खुद ही अपने कपड़े बनाती है। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं, कभी कभी कोई चीज़ रुक जाती है, द लैपटॉप स्टॉप्ड, लैपटॉप रुक गया काम करना। तो कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ही रुक गया, इटसेल्फ। दे, हम जैसे एक सेंटेंस हमेशा यूज करते हैं ना, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही इंजॉय किया, किसी को और को इन्वॉल्व नहीं किया। जो अपनी कंपनी थी, ग्रुप था, उसमें ही सब ने इंजॉय किया। या हम किसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। अब एक होगा तो यूर सेल्फ, और अगर प्लूरल फॉर्म में होंगे तो यूर सेल्व्स हो जाएगा, मतलब आप अपने ही मस्ती में मगन रहो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई वी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, हमने
प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन किसके साथ? हमने खुद ही अपने प्रोजेक्ट पे काम किया। वी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट ourselves। हमने खुद ही अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने खुद ही अपना प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो इस तरह से जो खुद वाले वर्ड होते हैं कि किसी ने कोई खुद काम कर दिया, तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये भी बहुत इजी है, नंबर मेरे ख्याल से एक दो तीन, ये भी बहुत इजी है, ये नंबर 4 है और ये है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई ये क्या बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं। अब इसमें जो है वो W और H से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आमतौर पे ये सेंटेंस बोलते हैं रोजाना, हाउ आर यू, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन फॉर्म में है। हु आर यू, आप कौन हो, तो ये विच इज योर नंबर, आपका नंबर इनमें से कौन सा है। तो ये इस तरह के जो WH वाले होते हैं, जैसे वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चंस वाले वर्ड्स होते हैं, तो इस तरह से हम ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इसको इनको इससे ही यूज करते हैं। अब हु और विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर वो सवाल नहीं पूछेंगे। जब भी हु और विच और होम वाले जो हैं वो उसमें भी आएंगे रिलेटिव में आगे अभी इसी लेक्चर में। तो आप कंफ्यूज ना होना, सिर्फ ये देखना कि भाई वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर कोई और चीज जाहिर कर रहे हैं तो वो कोई और चीज है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर सवाल पूछेंगे तो ये सारे WH वाले जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा नंबर 5 पे आता है, वो भी बहुत इजी है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक चीज होती है डेफिनेट। डेफिनेट मीन्स समथिंग क्लियर, मतलब जिसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, डिफाइंड हो, मतलब डिफाइन की हुई हो, आपको पता हो। एक होती है उसका अपोजिट। अपोजिट मीन्स इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स अनक्लियर, मतलब जिसके बारे में आपका आइडिया इतना क्लियर ना हो। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा उसमें आप इनडेफिनेट किस्म के जो प्रोनाउन है जिनका आइडिया आपको क्लियर नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्लियर नहीं होता। जैसे हमने अभी पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, अगर मैं उसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा था कि जैसे अब्बास इज अ बॉय, ही वर्क्स। अब अब्बास का हमें पता है कि वो लड़का ही है तो हमने ही लिखा। अगर मैं कहूँ कि कोई अक्सा है तो वो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। कोई लड़के हैं, कोई लड़कियां हैं, या कोई भी चीज़ है तो हम दे या उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने देखी और आपको पता नहीं कि वो क्या चीज़ थी, तो हम वहां पर जो है वो इस तरह बोलेंगे, जैसे आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा। अब कुछ क्या देखा, वो एक अनक्लियर सी चीज हो गई। ठीक है, ही वेंट विथ समवन या समबडी, वो किसी के साथ गया। अब किसी के साथ क्या हमने हमें नहीं पता कि वो किसके साथ गया था ये। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम डिफाइन भी नहीं करना चाहते, भाई आपको ये फॉर एग्जांपल आपको ये परफ्यूम किसने दिया, समवन गिफ्टेड मी। हम उनको नहीं बताना चाहते कि वो कौन है, अनक्लियर कर देते हैं, किसी ने मुझे गिफ्ट किया, तो वो मेरा पर्सनल मामला है, कोई भी हो। तो ये इस तरह के समथिंग, एनीथिंग, समबडी या इस तरह जो भी हमारे आते हैं, तो वो हमारे एनीबडी, एनीवन,
तो उसमें हमें ये आइडिया नहीं होता कि किसकी बात हो रही है, हमें अनक्लियर होता है, या बोलने वाला खुद ही जो है वो अनक्लियर करना चाहता है किसी और को कि भाई हम मेंशन नहीं करना चाहते कि कौन है, हम कहते थे भी कोई था, कोई चीज़ थी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इंडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं और वो थोड़ा सा लंबा है, डिटेल्ड है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसको कहते क्या है, नंबर 6 पे है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया था कि हु और विच और हुम जो है वो इंट्रोगेटिव में भी आएंगे और रिलेटिव में भी आएंगे। इंट्रोगेटिव में जब भी आएंगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएंगे। अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव आप जो जिसके साथ आपका कोई रिलेशन हो, यानी एक्सप्रेस एनी रिलेशन। किसका रिलेशन? क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो वो प्रोनाउन नाउन का ही रिलेशन होगा। रिलेशन ऑफ नाउन विथ किसी के भी साथ हो रहा है। अब देखिए मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउन भी यूज किया कि समथिंग होगा या समवन होगा, जो भी होगा आप बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन होगा तो सही, ठीक है। अब इनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई एज अ सब्जेक्ट क्या यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, और पोजीशन के लिए या पॉजिटिव केस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव केस में हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं रिलेटिव में। अगर मैं कहूँ कि भाई फॉर ह्यूमन, इंसान की बात अगर आ जाए तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हु। अगर वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो हुम। अगर वो पॉजिटिव केस या पोजीशन की सूरत में आ जाएगा तो हुज इस्तेमाल होगा। इंसान के अलावा जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो जानवर हो या कोई चीज़ हो, फॉर अदर्स, तो वहाँ पर हम विच इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हम विच इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हुज और ऑफ विच। अब ऑफ विच जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड फॉर्म है या obsolete जिसे कहते हैं, यानी कि ख़त्म हो गया है ये वर्ड, तो इसको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे। वो दोनों चीज़ों में हुज इस्तेमाल होगा। अब पहले आप इसको और इसको, यानी ह्यूमन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। एक दो सेंटेंस लिखते हैं जिसमें दोनों इस्तेमाल करते हैं। द डॉक्टर who visited me is good. गुड वन। हम लिखते हैं फिर द डॉक्टर whom I visited is good one. अब देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क है। यहाँ पर मैंने हु इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने हुम इस्तेमाल किया। मीनिंग में देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंस आ रहा है। डॉक्टर इज गुड वन, डॉक्टर अच्छा है। कौन सा डॉक्टर? अब डॉक्टर यहाँ पर एक एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी हु। डॉक्टर जो मेरे पास आया था, यानी काम वो कर रहा है, वो मेरे पास आया था, तो सब्जेक्ट हुआ वो और मैं हुआ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? उलट सिचुएशन हो रही है, अपोजिट हो रही है कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे पास नहीं आया था, डॉक्टर के पास मैं गया था। डॉक्टर whom I visited is good, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द गर्ल who is looking at you is my सिस्टर। ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए आइडिया। द गर्ल whom you are looking at is my sister। अब देखिए ये एक सेंटेंस दोनों का मकसद थोड़ा सा चेंज हो गया। अब असल सेंटेंस क्या है कि भाई लड़की मेरी सिस्टर है, लेकिन कौन सी? वो अगर पूछेगी कि भाई ये फला फला लड़कियां खड़ी हुई हैं तो कौन सी, यहाँ पर ये लड़की खुद काम कर रही है। द गर्ल हु इज लुकिंग एट यू, यानी कि वो लड़की जो आपको देख रही है, वो सब्जेक्ट हुई, वो काम कर रही है देखने वाला, आप जो है वो ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है?
यहाँ पर ये हो रहा है कि द गर्ल whom you are looking at, मतलब गर्ल को आप देख रहे हैं, मतलब आप हुए सब्जेक्ट और वो हुई ऑब्जेक्ट। तो इस हवाले से हम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब हम कोई भी चीज या कोई भी पर्सन जो खुद काम करेगा तो वो एज ए सब्जेक्ट होगा, अगर उस पे काम किया जाएगा कोई इफेक्ट होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वहां पर हु और हुम का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हुज में बहुत इजी है, किसी भी कोई पोजीशन हो, जैसे द बॉय whose dress is green is my student। अब देखिए यहाँ पर मैंने पोजीशन की बात की कि भाई लड़का मेरा स्टूडेंट है, लेकिन कौन सा? अब मैं किसी मूवमेंट की एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि भाई जिसकी या जिसका जो ड्रेस है वो ग्रीन है, जिसकी पोजीशन में वो ड्रेस है वो उसका जो ग्रीन है वो मेरा स्टूडेंट है, कोई दूसरा नहीं। या फिर हम ऐसे कोई दूसरा लिखते हैं, द लेडी whose purse was stolen seems sad। कोई औरत है जो कि उदास बैठी है, तो कौन सी औरत? जिसका पर्स गुम हो गया हो, मतलब उसकी पोजीशन का कोई चीज था, पर्स थी तो वो गुम हो गया तो वो उसकी पोजीशन में है। तो ये बहुत इजी हो गया कि गर्ल whose hair is black, द गर्ल whose eyes are blue। ठीक है, इस तरह से वो पोजीशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इसमें नजर आएगा, हु और हुम में। ये आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सारी तो पोजीशन के हिसाब से सेम ही रहेगा। अब हम चलते हैं कि भाई ये तो हमने ह्यूमन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अगर कोई और चीज़ होगी ह्यूमन के अलावा तो वो वहाँ पर कैसे होगा? वहाँ पर बहुत इजी है, सारों में जो भी सेंटेंसेस आएंगे, सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए या पोजीशन में आए तो विच और हुज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं द बुक विच इज लाइंग, अब बुक पड़ी है, ठीक है, ऑन टेबल या ऑन द टेबल इज इंटरेस्टिंग। बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बुक सब्जेक्ट है क्योंकि वो ही खुद पड़ी हुई है, कोई उसको कोई चीज़ नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बुक को ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, बुक को मैं पढ़ रहा हूँ। बुक आप पढ़ रहे हो, चलो, विच यू आर रीडिंग, आप जो पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट हो गए, बुक हो गई ऑब्जेक्ट। रीडिंग इज इंटरेस्टिंग, एक ही सेंटेंस है कि भाई बुक इंटरेस्टिंग है, कौन सी? जो कि पढ़ी हुई है, खुद ही पढ़ी रहे, वो सब्जेक्ट है। जहां पर बुक इंटरेस्टिंग तो है लेकिन कौन सी? जो आप पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट हो और वो बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, द बुक हुज कवर इज ब्राउन इज इंटरेस्टिंग। अब बुक की पोजीशन है, मतलब वो जो बुक का कवर है तो जाहिर सी बात है बुक ही का है, तो उसकी पोजीशन को हमने भी हुज में इस्तेमाल किया। वैसे ऑफिस ओल्ड लैंग्वेज में यूज होते थे लेकिन अभी नहीं यूज हो गए, तो हुज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक हुज कवर इज ब्राउन, जिसका कवर ब्राउन है। ये तो हो गया चीज़ों के बारे में। अगर हम किसी जानवर के बारे में लिखेंगे तो वही सेम रूल फॉलो होगा, द केट विच इज सिटिंग, जो बैठी है, खुद ही बैठी है तो वो खुद ही सब्जेक्ट हो गई। अंडर द टेबल या अंडर द चेयर, कहीं पे भी बिठाएं हम इसको, ठीक है, अंडर द चेयर, जो कुर्सी के नीचे बैठी हुई है इज माइन, वो मेरी कैट है। बिल्ली जो बैठी हुई है, खुद बैठी हुई है, ठीक है। अगर मैं बिल्ली को कहता हूँ कि भाई बिल्ली जो खुद नहीं बैठी हुई, बिल्ली जो आप उठा के चल रहे हैं, ठीक है, विच यू आर कैरिंग, जो आपके हाथ में है और आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप हो गए सब्जेक्ट और बिल्ली हो गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो मेरी है। बिल्ली की किसी पोजीशन की जाहिर करें, कोई कलर वलर बता दें, जैसे द केट हुज कलर इज ब्लैक, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, काला है, तो वो मेरी है। बाकी जो वाइट वाली है वो आप खुद लेके जाओ, ठीक है।
तो ये इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा लिस्ट में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये मैं आपको फिर से इस डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और उनकी सारों की जो एक्सरसाइज है वो भी आप करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो ये था हमारा प्रोनाउन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। सी यू।